नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ओपिनियन पोल, फाइनल ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। लेकिन देश की सियासत में पिछले 24 घंटों से एक ऐप की जबरदस्त चर्चा है। छत्तीसगढ़ में तो यह चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये बताएं कि सट्टे का खेल खेलने वालों से उनका क्या लेना देना है। 508 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप क्या छत्तीसगढ़ की सरकार बदल देगा? क्या भूपेश बघेल पर सबसे बड़ा दाग लग चुका है, वो भी चुनाव से ठीक पहले? छत्तीसगढ़ के लोग क्या कहते हैं, उन्होंने क्या मन बनाया है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का यह सर्वे, सबसे सटीक और साइंटिफिक ओपिनियन पोल। पहले आपको हम मेहमानों से मिलवा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी, स्वागत है आपका। नितिन भंसाली जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। नितिन जी, आपका स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे। और भावेश झा जी सीनेक्स ने, जिन्होंने ये सर्वे किया है, जिनकी टीम ने ये सर्वे किया है। भावेश, आपका भी बहुत स्वागत है। कल ईडी ने जो आरोप लगाया और सीधे सीधे नाम लेकर आरोप लगाया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर, उससे देश की सियासत में जबरदस्त उफान आया हुआ है। आज प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में थे, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे पूछा कि देश को बताना चाहिए भूपेश बघेल को कि आखिर ये सट्टे के व्यापारियों से उनका क्या लेना देना है। प्रधानमंत्री ने जनता से पूछा, मैं भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करूं या ना करूं? आपने मुझे कुर्सी पर इसीलिए तो बैठाया है। तो भ्रष्टाचार अब एक बड़ा मुद्दा इन चुनावों का भी और 2024 से पहले बन रहा है। लेकिन अभी इस पहले चरण में हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल की। और मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों का ओपिनियन पोल रखूंगा। छत्तीसगढ़ का जो हमने पिछला ओपिनियन पोल किया था, मैं उसकी भी तस्वीर आपके सामने एक बार रख देता हूं, ताकि आपको एक अंदाजा रहे कि अभी तक का ट्रेंड जो है वो क्या बता रहा है। तो 2018 के परिणाम और पिछला ओपिनियन पोल जो हमने किया था कुछ रोज पहले, वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। 2018 में याद कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी को 68 सीटें मिली थी, 15 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। और अब से 15 दिन पहले का ओपिनियन पोल ये बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी अभी भी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही थी। 15 रोज पहले तक कांग्रेस पार्टी को 50 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब ये नया और फाइनल ओपिनियन पोल क्या इशारा करता है, इसकी हम बात करेंगे। और भावेश से सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, देखिए कल का जो ये मुद्दा उठा है, क्या इस ओपिनियन पोल में कोई रिफ्लेक्शन है, या कल तक आपकी टीम अपना काम पूरा कर चुकी थी जब तक ये मुद्दा आया सामने? नहीं, ये देखिए, इस ओपिनियन पोल का जितना भी फील्ड वर्क था वो 31 अक्टूबर को ख़त्म हो गया था। तो ये जो मुद्दा, जो करप्शन का, जो स्पेशली जो ये मुद्दा है, ये इस सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। हालांकि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, जिसको लेके समय समय पर प्रधानमंत्री अमित शाह या और भी जो कई लीडर्स हैं वहाँ पे उठाते रहते हैं। वो अब देखना होगा कि इस मुद्दे को आगे किस तरह अपोजिशन जो बीजेपी है वो किस तरह प्ले करती है, ताकि उसको फ़ायदा मिलेगा या किस तरह उसको राजनीतिक तौर पे किस तरह उसको एक हथियार बनाती है, वो एक देखने की बात होगी। हर्षवर्धन जी, क्या लेकिन जिस किस्म का इल्जाम कल ईडी ने भूपेश बघेल का नाम लेकर के लगाया है चुनावों के एन बीच, क्या इस किस्म का मुद्दा कभी बिल्कुल टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है चुनाव में? देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा कभी स्टैंड अलोन काम नहीं करता है। यानी ऐसे नहीं होगा कि आप कहें कि भ्रष्टाचारी सरकार है, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करता है, नेता ऐसे घूस ले लेता है। ये सब जानते हैं कि नेता, अधिकारी ये सब घूस लेते ही लेते हैं। हम सब रोज हमारा पाला पड़ता है, सड़क से लेकर ऑफिस तक, बाबुओं से सबसे पाला पड़ता है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ कोई तार जुड़ता हुआ दिखे, जैसे हमने कर्नाटक में देखा। कर्नाटक में एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली, 40% कमीशन का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने उसे जमकर मुद्दा बनाया और भले उसको सीधे, जिसको हम कहें कि बासवराज बोम्मई से नहीं जुड़ रहा था, लेकिन लगा कि कर्नाटक की जो कांग्रेस की सरकार है वो कुछ भ्रष्टाचार कर रही। चुनाव के ठीक पहले 8 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के कार्यालय से उसके बेटे के यहां से पकड़ा गया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटाया, उसको तुरंत गिरफ्तारी हो गई, वो सब अलग बात है। लेकिन उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में चुनाव में देखने को मिला। वही जब कांग्रेस ने कोशिश की मध्य प्रदेश में, वो सफल नहीं हुए क्योंकि वो चिट्ठी झूठी पाई गई, वो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर चिपका नहीं। अब छत्तीसगढ़ की बात करें,
मुझे लगता है कि जिस समय में ये महादेव ऐप जो भिलाई वाला ये महादेव ऐप जो जूस कॉर्नर की दुकान से वहां से यहां तक पहुंचा है, मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट छत्तीसगढ़ के चुनाव का हो सकता है। हालांकि मैं अभी भी ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ चुकी है, ना उसका नेता है वहां, ना उसने समय से कार्यक्रम चलाया, ना 4-4.5 साल लड़ाई लड़ी। भूपेश बघेल परसेप्शन मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट और हर तरह से बहुत शानदार काम करते रहे, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार का आरोप, वो भी ठीक चुनाव के पहले, मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चलिए, अच्छा ठीक है, लेकिन भावेश ने जैसा आपके सामने बताया, जब तक ये आरोप कल सामने आया है, पब्लिक हुआ है ईडी की तरफ से, तब तक हम जो ओपिनियन पोल आपको दिखाने जा रहे हैं उसका डेटा कंपाइल हो चुका था, तो ये सवाल सीधे सीधे लोगों से नहीं पूछा गया है। हम आगे इस पर बात कर सकते हैं कि इसको बीजेपी कैसे भुना सकती है या कांग्रेस पार्टी को क्या इसका नुकसान और कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, उसके बाद हमारे बाकी मेहमानों के पास हम चलेंगे। ओपिनियन पोल की शुरुआत सबसे पहले करते हैं उत्तर छत्तीसगढ़ से, या सरगुजा का इलाका जिसको हम लोग मानते हैं, और यहां 14 सीटें हैं। आज अब 7 तारीख को, आज 4 तारीख हो गई, 2 दिन के बाद जहां पर मतदान होना है, आपको बता दें उसमें 20 सीटों पर मतदान होना है, और उसमें उत्तर छत्तीसगढ़ की ये 14 सीटें भी हैं। उसका सर्वे यहां सरगुजा, रायगढ़, कोरबा ये इलाके आते हैं, ये इलाके बनकर के बनता है उत्तर छत्तीसगढ़। 2018 में यहां की 14 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी, तो आप समझिए पूरा स्वीप था, बीजेपी का स्कोर यहां पर 0 था। 2023 के चुनाव से ऐन पहले क्या परिस्थिति बन रही है, सर्वे में क्या दिखाई दे रहा है, आपके सामने अब रख देते हैं हम। उत्तर छत्तीसगढ़ या सरगुजा कह लीजिए, यहां का ओपिनियन पोल क्या बता रहा है। तो यहां आप देखें, कांग्रेस पार्टी अभी भी आपको बढ़त में दिखाई देगी। 10 सीटें इन 14 में से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, यह हमारा सर्वे बताता है। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है अभी जब हम ये सर्वे कर रहे हैं तब। तो 4 और 10 ये अनुपात दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। बीजेपी ने पिछली बार के अपने सबसे खराब प्रदर्शन को कुछ बेहतर किया है, 4 सीटों तक पहुंच रही है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों का यही नुकसान होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं काफी मार्जिन से कांग्रेस पार्टी ही आगे है। मैं बाकी की जो दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटें हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं, तो इसके अलावा इसमें वो फर्स्ट फेज की सभी 20 सीटें शामिल हो जाएंगी। दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर के इलाके का ओपिनियन पोल भी आपकी स्क्रीन पर अब आने जा रहा है। ये 12 सीटें हैं देखिएगा, और यहां भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ आपके सामने अब 26 सीटों का ओपिनियन पोल जो है वो आ चुका है। 90 में से 26 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने हम रख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पर आगे दिखाई देती है, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही। तो अभी आप गैप देखिए स्क्रीन पर, आपकी जो टैली चल रही है। ओपिनियन पोल ये मानता है कि इन 26 सीटों में 18 कांग्रेस और 8 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये लोगों की राय से हमने ये डेटा ये कंपाइल किया है, सीटों में उसको परिवर्तित करें तो यह आंकड़ा सामने दिखाई देता है। तो आइए हमारे पॉलिटिकल मेहमानों के पास चलते हैं। मैं नितिन भंसाली जी से शुरुआत करना चाहूंगा। नितिन जी, आप सर्वे में अभी तक हमने जो ट्राइबल बेल्ट है उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ की उसकी बात की है, आगे दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो 506-8 करोड़ वाला बम जो कल ईडी ने फोड़ा है, इसमें कितनी ताकत है, ये आपके ग्राफ को कहीं नीचे खींच न ले जाए। जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पटेल जी की सरकार अपने लोक कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों को लेकर आप जनता के बीच है। आप देख सकते हैं 2018 के बाद जितने भी चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, उपचुनाव में, चाहे विधानसभा के उपचुनाव हुए, चाहे लोकल बॉडी के उपचुनाव में, नगर पंचायतों को सभी में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बम्पर जीत हासिल की। यहाँ पर आपका ओपिनियन पोल भी मैं देख रहा था, तो ओपिनियन पोल में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप अभी सीटें बता रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा सीटें हम यहाँ पर जीत रहे हैं। अभी वर्तमान में 90 विधानसभा के छत्तीसगढ़ में 71 विधायक कांग्रेस के मौजूदा स्थिति में है। तो हमने तो इस बार एक नारा दिया है, अब की बार 75 पार। हम तो 71 के ऊपर 75 पार की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो इन 5 वर्षों में लोक कल्याणकारी कार्य कांग्रेस की सरकार में हुए, हम उनको लेकर जनता के नीचे, जनता हाथों हाथ ले रही है और जन आशीर्वाद लगातार कांग्रेस को मिलता है और पुनः हम प्रचंड बहुमतों से 75। नहीं नितिन जी, आप कह रहे हैं कि ये ईडी के सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाने से 508 करोड़ रुपया उनको पहुंचाया, इस किस्म के आक्षेपों का कोई असर नहीं होगा जनता के मन पर? सौरभ जी, आपका नाम सौरभ शर्मा जी है, ठीक है। मैं कहता हूं मैंने आपको कल 10 करोड़ रुपए दिए,
मैंने दिए आपको। क्या कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी बोल देगा कि मैंने पैसे दिए, किसी को पकड़ लोगे तो मान लेगा कोई? ईडी के प्रेस नोट को आप पढ़िए, उसमें लिख रहा है कि फलाना व्यक्ति पकड़ा है, फलाने व्यक्ति ने बोला कि इतने करोड़ रुपए हमने यहाँ की राज्य सरकार को दिए, पर उसने बोला, इन्होंने माना, पर नीचे में उन्होंने ईडी के प्रेस नोट पे आप देखिए एक लाइन और लिखी है कि जांच का विषय है। तो ये प्रेस नोट अभी जारी करने की क्या आवश्यकता थी? हर एक्शन आप देखिए, चाहे कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है छत्तीसगढ़ में तब ईडी के छापे पड़ते हैं, जब कोई इलेक्शन होता है तब ईडी के छापे पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इलेक्शन बीजेपी और ईडी के साथ लड़े। ईडी छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यहाँ पर काम कर रही है। जी ठीक। सारे आप देखिएगा न्यायालय में ध्वस्त हो जाएंगे। यूं हवाई बातें यदि ईडी कर रही है किसी के दबाव में, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने पहले ही कहा था कि मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, पीछे ईडी और आईटी आएगी, वो बिल्कुल सही हुआ। चले अच्छा ठीक है, मनीष जी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है ईडी भी काम ना आ पाएगी इस चुनाव में। मनीष जी देखिए सौरभ जी, 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था विकास के लिए, और तमाम जो इन्होंने वादे किए थे उसके फेर में पड़कर छत्तीसगढ़ की जनता ने इनकी सरकार बनवाई थी। लेकिन 5 साल में हुआ क्या? तेंदू पत्ता के जो आदिवासी भाई हैं वो ठगे गए। पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के संरक्षण में अपराध, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार की फसल लहलाई। जिस तरीके से नक्सली घटनाएं सीमित हो गई थी, आज वो उग्र रूप से सामने है। अभी चुनाव के दौरान ही 3 हत्याएं हुई, आप लोगों ने दिखाया भी होगा, देखा भी होगा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में यहाँ के दलित युवक नग्न परेड करते हैं और भूपेश बघेल के माथे पर सिकन नहीं आती है, तो ये कांग्रेस का चरित्र है। और जिस तरीके से यहाँ पीएससी में घोटाला होता है और कांग्रेस के चट्टों बट्टों के घरों में नौकरियाँ जाती हैं, और जब नौजवान जाता है भूपेश बघेल के पास तो कहते हैं कि आपने कंप्लेन नहीं किया। कितनी हल्की बात है, पीएससी का घोटाला सामने और मुख्यमंत्री कहते हैं कंप्लेंट करो। और जब राहुल गांधी के हाल में वो कंप्लेंट पकड़ाता है नौजवान, तो राहुल गांधी भी इधर उधर की बातें करके टरका देते हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है इन सारे चीजों की तार सीधे और सीधे भूपेश बघेल के हाथ, भूपेश बघेल से जोड़ते हैं। अभी ईडी की बात आ रही थी, मेरे कांग्रेस के मित्र अगर केवल सुन लीजिए एक बार, आप फिर जवाब दे दीजिएगा। आपने बोला वो सुन रहे थे, हैंडल चेक कर ले 2003 का डेटा भाई। देखिए बीच में नहीं बोलिए, नितिन जी सुन लीजिए, ये सुन करके मैं आपके पास आ जाऊंगा। सौरभ जी, मुझे पूरी उम्मीद है पूरी हो जाने दीजिए कि ये जो इंटरप्ट, बोलिए मनीष जी, ये जो इंटरप्ट कर रहे हैं, मुझे पूरा अवसर आप देंगे सौरभ जी, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए ये बौखलाहट है, और ये केवल प्रवक्ता में ही नहीं, भूपेश बघेल की पूरी बॉडी लैंग्वेज पिछले 15 दिनों में, उनकी जो भाषा है, जिस तरह से भाषा की शुचिता टूटी है, उससे दिख रहा है कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस और भूपेश बघेल की बोरिया बिस्तर बांधने वाली है। और मैं कहता हूं, देखिए छत्तीसगढ़ लगभग 3 भाग में बटा हुआ है। आदिवासी क्षेत्र है जिनका मुख्य काम तेंदू का पत्ता, दूसरा भाग है कृषि जो ग्रामीण इलाके हैं, और तीसरा है शहरी भाग। जिस रायपुर में, मैं तो यहाँ 1 महीने से मैं भी घूम रहा हूँ, इस रायपुर में अगर आपका ये कैमरा भी चला जाए और पूछ ले 5 साल में 1 ईंट रखी गई हो, तो सौरभ जी पूछ लीजिएगा। और इसी तरीके से तेंदू के पत्ते के जो आदिवासियों का मुख्य काम है, उनको जिस तरह से ठगा गया, जिस तरीके से उनके बोनस को मारा गया, जिस तरीके से जो चरण पादुका योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाया करती थी, उसको भूपेश बघेल ने समाप्त कर दिया, और जिसके नाते से तमाम जो आदिवासी महिलाएं हैं वो गैंग्रीन की शिकार हुई हैं। उनको साड़ी भी हमारी सरकार दिया करती थी, और झूठ का पुलिंदा लेकर राहुल गांधी आए हुए हैं। 2018 में इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा के लिए 20 लाख देंगे, और 2023 में कहते हैं 10 लाख देंगे। ये प्रवक्ता बैठे आज बता के जाए इंडिया टीवी चैनल पर कि 2018 में जो 20 लाख देने को कहा था इन्होंने, कितने लोगों को दिया इन्होंने। चलिए अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी ने जो अधूरे वादे हैं, और ये दोनों मुद्दे काफी है उनकी सरकार गिराने के लिए।
किसकी गारंटी पर लोग भरोसा कर रहे हैं? लेकिन आप दोनों बड़े बड़े वादे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता से। हमने सवाल पूछा कि आखिर आपको किसके वादों पर भरोसा है, किसकी गारंटी पर आप लोग भरोसा करते हैं। मैं सर्वे का नतीजा आपके सामने रख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो वादों की बरसात हो रही है उसमें जनता किस पर भरोसा करती हुई दिखाई दे रही है। 46% लोगों ने जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी जो बातें जो हमारे सामने वादे कर रही है हमको लगता है कि ये विश्वसनीय है। 39% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। इसमें 60% का गैप जो है वो आपको दिखाई देगा। यानी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करने वालों की तादाद ज्यादा दिखाई देती है। क्या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष ज्यादा मजबूती से जो लोग समझते हैं उनकी तादाद इसमें ज्यादा आपको दिखाई दे रही है? ये एक पहले सवाल का मामला था। अभी देखिए, आप ही अपनी बात पूरी कर लीजिए मनीष जी। मैंने तो सर्वे का नतीजा दिखाया है, 46% लोग मानते हैं कांग्रेस पार्टी जो कह रही है हमको देगी, हमको लगता है वादा पूरा करेगी। 39% आपके लिए कहते हैं। देखिए सौरभ जी, अभी आपने ही बताया कि कल का दिन आपके सर्वे में शामिल नहीं था जी। और कल ही देश के गृह मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है और हम धान किसानों को 3100 रुपये देने जा रहे हैं। तेंदू पत्ता के जो लोग हैं उनको 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देने जा रहे हैं और 4500 हम उनको बोनस भी देंगे। साथ साथ चरण पादुका सहित तमाम योजनाओं को लागू करेंगे। ठीक है। भूपेश बघेल ने जिस तरीके से गरीबों के घर को नहीं बनने दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक कर रखा, 18 लाख घर हम यहां बनाएंगे और निर्मल जल नल से पहुंचाने का काम 2 साल चलिए, अच्छा ठीक है। लेकिन वैसे बीजेपी ये कह सकती है कि भाई हमने कहा है यहाँ के कांग्रेस पार्टी के वादे या कांग्रेस पार्टी की गारंटी तो जनता के बीच में काफी वक्त से पहले चल रही है, लेकिन बीजेपी का तो मैनिफेस्टो कल ही जारी हुआ है। तो बीजेपी खास तौर पर क्या देगी लोगों को अगर सरकार में चुनकर के आती है? तो ये तो लोग जानते ही नहीं थे, तो वो सर्वे में भी शामिल नहीं है अभी तक। भावेश? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये मैनिफेस्टो कल ही अनाउंस हुआ है, लेकिन कमो बेस मेरे ख्याल से वहाँ के लोकल लीडर्स इस तरह की प्रोमिसेस लोकल लेवल पे जो अपने रैली से उसमें करते आए। देखिए, आप 2018 के चुनाव को देखेंगे तो कांग्रेस के लिए जो 2 बड़े घोषणा थी वो गेम चेंजर हुई थी, जिसमें एक जो पैडी पे जो MSP था जो 2100 से 2500 किया था और दूसरा जो लोन माफ का था, ये दोनों बहुत गेम चेंजर थे। बीजेपी इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर फिर से एक बार आगे निकलने की कोशिश की। अभी हमने बस्तर और सरगुजा रीजन की बात की। सरगुजा के लिए बीजेपी ने एक अलग से मैनिफेस्टो जारी किया, कुछ अलग से घोषणाएं, उसका कुछ प्रभाव आपको याद होगा कि सरगुजा में जो बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी रहते हैं और बीजेपी चूंकि वहां पे पिछली बार 0 सीट जीती थी, तो वो सब बहुत सारे मुद्दे जिसमें बीजेपी वहां पे आप देखेगा कि 0 से लेकर 4 सीटें तक पहुंचती हुई दिख रही है। अच्छा देखिए, चुनावों के अंदर आप बार आप देखते हैं राहुल गांधी आते हैं तो बात करते हैं ओबीसी की। इस बार प्रधानमंत्री भी ओबीसी की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं जनता के बीच ये ओबीसी का मुद्दा या जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है वो कितना चल रहा है। क्या वो इसको एक सही मुद्दा मानते हैं या केवल चुनावी बात मानते हैं कि नेता आते हैं चुनाव में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी वादा करते हैं? उसका सर्वे का नतीजा आपके सामने। 50% लोग मानते हैं कि नहीं, ये मुद्दा तो ठीक है, अगर नेता इसकी बात कर रहे हैं तो ये होनी चाहिए। 38% लोग छत्तीसगढ़ की जनता में से ये मानते हैं कि ये केवल हवाई बातें हैं, चुनाव में कहने के लिए हैं, इसका आम लोगों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। अब मैं आपको प्रधानमंत्री की बात सुनाता हूं। राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं कि इस सरकार में या मोदी सरकार में ओबीसी का ख्याल नहीं रखा जाता, ओबीसी हाशिए के ऊपर है और हम जब भी सत्ता में आएंगे हम पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना कराएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने ही कहा कि मैं खुद ओबीसी हूं, इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, मैं गरीब घर से आता हूं, यही मेरा दोष है और ये कांग्रेस पार्टी मुझे गाली देती। इतना ही नहीं, ये बात तो प्रधानमंत्री ने कल भी कही थी। आज उन्होंने इसे सीधे छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रभावशाली तादाद रखने वाली एक जाति के साथ जोड़ दिया। दरअसल 12% जिसकी आबादी छत्तीसगढ़ के अंदर है वो साहू समाज है और गुजरात में जिस वर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं वो यही साहू समाज है, यानी वो गुजरात से जब छत्तीसगढ़ आता है तो वो साहू हो जाता है। तो आज प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि ये पूरे साहू समाज को गाली क्यों दे रहे हैं। सुनिए नरेंद्र मोदी की बात। कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है? मोदी अगर ओबीसी हैं तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई? आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साहू समाज को गालियां दे रही है? क्यों कांग्रेस पूरे साहू समाज को चोर बता रही है? कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही
पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते हैं और मोदी पूरे समाज को चोर कह दिया। कोर्ट ने सजा ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की, जेल जाने की मैं थोड़ा मौका थोड़ा लंबा कर दिया है। बस मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज, पूरे देश का ओबीसी समाज ऐसी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। हर्षवर्धन जी, हम लोग कल बात कर रहे थे कि पिच राहुल गांधी की आप खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री मोदी, और आज तो उन्होंने अपनी जाति भी बता दी, नाम लेके बता दी। देखिए, मुझे लगता है कि जब भी ओबीसी की चर्चा होगी तो अगर लालू प्रसाद यादव करें, तेजस्वी जी करें, अभी अखिलेश जी करें, तो उन लोगों को तो लाभ फिर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यादव भी भाग जाता है। ये हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी, वरना 40 में से 39 सीटें जीत जाए बीजेपी और जेडीयू, ये असंभव था। लेकिन राहुल गांधी अगर ये कहते हैं तो दो चीजें हैं। एक तो बैगेज उनके ऊपर बहुत भारी है, जितना ओबीसी का विरोध, ओबीसी को आरक्षण देने से लेकर, मंडल आयोग लागू करने से लेकर, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, और सोनिया जी के समय में भी, सोनिया जी जब एनएसी की चेयरपर्सन थी, एक तरह से सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, तब भी नहीं हो पाया। तो राहुल गांधी कहते हैं तो पहले तो बैगेज आएगा। दूसरा क्या आएगा? जब वो बार बार कहेंगे कि ओबीसी कहां है, ओबीसी कहां है, तो नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो जाति से हूं, मैं अपनी जाति बता रहा हूं, आप अपनी जाति बताइए। राहुल गांधी अपनी कौन सी जाति बताएंगे? मुझे लगता है कि वहां जाकर वो फिर से फंसेंगे। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा वो कहते हैं प्रतिनिधित्व, किसका कितना सांसद विधायक, तो वो तो गिना रहे हैं कि हमारे 89 सांसद, 85 सांसद हो गए, इतने एमएलसी हो गए, इतने एमएलए हो गए, आप बताइए क्या? तो फिर वहां कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ती है। और कांग्रेस पार्टी एक जगह निश्चित तौर पर आगे पड़ती है, जो छत्तीसगढ़ में जहां हम लोग बात कर रहे हैं, वहां भूपेश बघेल ओबीसी समाज से आते हैं। लेकिन जितने बघेल उतने साहू, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि आप बघेलों का वोट अगर नहीं हासिल कर रहे हैं, यानी जिसको हम और समझने के लिहाज से कहें तो कुर्मी वोट नहीं हासिल कर रहे हैं। और यहां एक चीज समझिए, उस दिन जब खेत में गए थे राहुल गांधी, तो उनके अगल बगल टीएस सिंहदेव और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष भी थे। क्यों थे? आप सरगुजा का जो दिखा रहे हैं, उसी राजवंश से आते हैं टीएस सिंहदेव, और टीएस सिंहदेव को कहा गया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाएंगे। कमाल की बात है, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रचार में से भूपेश बघेल को निकाल दिया है। तो कहीं न कहीं कुछ आशंका है कि एक तो ओबीसी वाला मसला है, दूसरा जो दूसरे वोट हैं कहीं वो छिटक न जाए, वो भी एक बड़ी वजह है। चलिए, अच्छा ठीक है। हालांकि राहुल गांधी ने भी उत्तर दिया है इस बात का। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी तो कहते थे देश में केवल एक जाति है, वो है गरीब, तो आज फिर वो क्यों कह रहे हैं कि मैं खुद ओबीसी हूं? इस पर आगे हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए, संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट है। स्वागत है संजीव जी आपका भी। लेकिन ये भी एक अजब कोइंसिडेंस है, मैं आपका स्वागत भी कर रहा हूं और ब्रेक के लिए भी जा रहा हूं, तो लौटूंगा तो फिर आपसे आपके पास आता हूं ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप देखते रहिए ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ का, और इसके बाद बारी राजस्थान की भी है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी CNX का ओपिनियन पोल। हम छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल आपके सामने रख रहे हैं, और अब केवल एक केंद्रीय छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपको बताना बाकी है। मेहमान भी हमारे साथ हैं, मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, नितिन भंसाली जी कांग्रेस पार्टी से, संजीव श्रीवास्तव जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, भावेश झा जिन्होंने सर्वे किया CNX से, वो हमारे मेहमान हैं। मैं आपके सामने केंद्रीय छत्तीसगढ़ का आंकड़ा रखूं उससे पहले दो सवाल जिनके जवाब आपको जानने चाहिए। सवाल हमने छत्तीसगढ़ की जनता से किया था। अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर के दर्शन करने की बात लिखी है। कहा है कि हम आएंगे तो आपको राम मंदिर के दर्शन कराएं। राम मंदिर हम सब जानते हैं बन करके तैयार हो जाएगा जनवरी महीने में। प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वहां पर मौजूद होंगे। इस मुद्दे को लोग कितना गंभीरता से लेते हैं, इसका जवाब आपको मिलने जा रहा है। सवाल था कि आप अगर आप राम मंदिर बनेगा तो आप जाएंगे वहां दर्शन करने के लिए। 28% लोगों ने कहा हम तुरंत जाएंगे। 46% लोगों ने कहा हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, बाद में जाएंगे। 1% लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, ना हमारी आस्था का मुद्दा, वो मानते हैं इसको, हम नहीं जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। लेकिन आप देखिए इसके ये ज्यादातर लोगों के लिए राम मंदिर एक इमोशनल मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ, विश्वास से जुड़ा हुआ मुद्दा जरूर दिखाई देता है। दूसरी ओर भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल खास तौर पर अपने आप को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं, छत्तीसगढ़ के कल्चर के साथ वो जोड़ते हैं, इसको लेकर के उन्होंने कई कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। क्या उनकी एक खास इमेज बनी लोगों की नज़र में, इसका जवाब भी आपके सामने है। लोगों को भूपेश बघेल का ये ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज कैसा लगता है,
51% लोगों ने कहा भूपेश बघेल हमें अपने लगते हैं, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते जैसे लगते हैं। 40% लोगों ने इसके खिलाफ राय अपनी दी है। 9% लोगों ने कहा इस पर हमारी कोई राय नहीं है। अभी 64 सीटें छत्तीसगढ़ की मैं आपके सेंट्रल छत्तीसगढ़ की आपके सामने रखूंगा तो पूरा सर्वे आपके सामने साफ हो जाएगा। एक बार संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहते हैं। संजीव जी, पहले तो कल ये जो ईडी का बम फटा है 508 करोड़ वाला, इसके बारे में आपकी क्या राय है? और जो सर्वे आएगा, नतीजा जो भी थोड़ी देर में मैं बस चंद मिनटों में रख रहा हूं सामने, उसमें इसका असर नहीं है क्योंकि तब तक ये सर्वे तो पूरा हो चुका था। लेकिन आपको इतना बड़ा मुद्दा लगता है कि एक इलेक्शन डिसाइड कर दे? मुझे नहीं लगता। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि कानून अपना काम करे, मामला क्या है, सही है या गलत है, लेकिन जो इसकी टाइमिंग है ना, चुनाव से, वोटिंग से बस 3-4 दिन पहले, 7 नवंबर को वहां वोट पड़ना है, 3-4 दिन पहले ये छापामारी हुई है, तो उससे लोगों के अब इतने हम अपने वोटर को, मतदाता को नहीं समझ सकते कि वो कम समझ है या उसकी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इसको सीधे सीधे राजनीति से जोड़ के देखता है। कानून अपना काम करेगा, ये सब बातें सही हैं, लेकिन कानून अपना काम उसी हफ्ते क्यों कर रहा है जिस हफ्ते वोटिंग होने वाली है? भाई, मामला कई दिन से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, तो उस टाइमिंग को लेके एक संदिग्ध उसमें सवाल उठता है और वो घेरे में आते हैं, तो जितना उसका नुकसान होना होता है उतना ही उसके सपोर्टर्स और एक तरह से सक्रिय होके निकल के ठीक है आएंगे कि संजीव जी, देखिए, लेकिन हमारे क्या नेता आपको लगता है इससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, छवि पर असर पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर उन लोगों के मन पे पड़ेगा जो पहले ही शायद उसके पक्ष में नहीं होंगे। वो और पक्का हो जाएंगे कि नहीं नहीं, देखो हम तो पहले ही कहते थे ये गड़बड़ आदमी है, सही नहीं है, कांग्रेस पार्टी करप्ट है, बघेल का मामला संदिग्ध है। लेकिन जो उसके पक्ष में होंगे वो भी और पक्के हो जाएंगे, वो कहेंगे देखो अब हमारे नेता को और फंसाने की कोशिश हो रही है इन मौके। तो ये जो बिल्कुल उस टाइमिंग पे जो छापामारी हो रही है ना, चाहे राजस्थान में चाहे छत्तीसगढ़ में, उसका लाभ कम, हानि होने की संभावना मुझे ज्यादा लगती है। काउंटर प्रोडक्टिव मूव्स हैं। आप नीडलेस एक सिंपैथी जनरेट कर रहे हो। जो चुनाव जीत रहा है या जनता की नजर में आगे है, आप उसको अंडरडॉग और बना रहे हो उस समय उस पर छापेमारी करके कि मतलब वो पहले ही जीत रहा है, उसको बेचारा बनाने की क्या जरूरत है? बेचारे के भी वोट मिलेंगे अब उसको। ठीक है, अगर कुछ लोगों को लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है भूपेश बघेल को, तो उनको सिंपैथी भी मिल सकती है, ऐसा भी समझा जा सकता है। हर्षवर्धन जी, नहीं, देखिए संजीव जी जो कह रहे हैं वो आमतौर पर राजनीति में यूं ही होता है। लेकिन जो मैंने शुरू में भी कहा, तब संजीव जी जुड़े नहीं थे, कि कर्नाटक में जैसे था, बासवराज बोम्मई के ऊपर कोई आरोप ही नहीं थे। भूपेश बघेल पर तो लंबे समय से आरोप हैं। कौन सी एजेंसी नहीं है जो जांच नहीं कर रही? शराब घोटाले की जांच, बड़े बड़े अधिकारी वहां से भगोड़े हो जाते हैं। जो गोबर का कहें कि उपला, कंडी, गोठान, जो कहिए जिस भाषा में आप समझते हो, उसका तक घोटाला हो गया। और ये जो महादेव ऐप वाला है, ये इसी 5 साल में इतना बड़ा आदमी हो गया, सट्टेबाजी करा करा के। आप पूरे भिलाई दुर्ग के एरिया में चले जाइए, सौरभ चंद्राकर के कारनामे, जूस कॉर्नर से कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया, वो सब बताएंगे। जब ये इस तरह से होता है तो ठीक बात है कि दोनों तरफ की खेमेबंदी पक्की होगी। लेकिन क्या लोगों के मन में यह संदेह नहीं आएगा कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों भूपेश बघेल को आखिरी समय में चेहरा नहीं बनाया? एक प्रचार सामग्री है जो सरकार की तरफ से आती है, उसमें भूपेश बघेल दिखते हैं, टीएस सिंहदेव तक नहीं दिखते। प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रचार सामग्री है, आप पूरे इलाके में, पूरे छत्तीसगढ़ में घूम जाइए, आप कहीं की भी फोटो खींच लीजिए कांग्रेस की प्रचार सामग्री की, उसमें आपको 5 नेताओं की फोटो मिलेगी। भूपेश बघेल नहीं मिलते हैं अकेले। इसका मतलब क्या हुआ? जनता के मन में संदेह आता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये छवि गड़बड़ हो रही थी। कांग्रेस ने भी कहा भाई ये गुंजाइश लेकर रखो, वो सब भी काम करता है। और जब पैसे मिलते हैं ना, करोड़ों रुपए सामने मिलते हैं और फिर तब लिंक जुड़ता हुआ दिखता है, तो उसका असर कभी कभी पड़ता है। एकदम से पड़ जाएगा ये मतलब तय करके बता पाना थोड़ा मुश्किल है। एक बार नितिन जी इसका उत्तर दे दें, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। नितिन जी, पहले भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी ने बाद में उनके नाम पर चुनाव अपना कैंपेन खड़ा करने से क्यों लगता है, ऐसा लगता है कि दोबारा विचार किया? अब कलेक्टिव लीडरशिप की बात हो रही है। देखिए, आज पार्टी का चेहरा भूपेश बघेल ही है। हम तो आज भी कह रहे हैं भूपेश है तो भरोसा है। इनके पास कौन सा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास? और रहा सवाल, ये लगातार मैं सुन रहा हूं अभी डिबेट में कि ईडी के छापे पड़े, ईडी ने 518 करोड़ रुपए पकड़े या जो भी किया, और उन्होंने आरोप लगाया कि इसको दिया उसको दिया। तो सौरभ जी, मैंने आपको ही बोला अभी थोड़ी देर पहले, मेरे भाजपा के साथी प्रवक्ता बैठे, मैंने इनको 5 करोड़ रुपए दिए परसों।
ये बताएं किस चीज के दिए हैं? तो ऐसे बोलने से बात नहीं बनती है। तो इस प्रकार के आरोप लगाकर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिन राज्यों में सरकार नहीं है उन राज्यों में भाजपा इस प्रकार का माहौल लगातार बनाते आ रही है। और देखिए लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री है और ओबीसी वर्ग से आते हैं। मैं तो अभी मोदी जी का भाषण सुना आज छत्तीसगढ़ में, वो कह रहे थे मैं ओबीसी हूँ। ये कभी कभी किसी और कास्ट के हो जाते हैं, कभी एनसीसी कैंडिडेट हो जाते हैं, कभी कहते हैं मैंने स्टेशन पर चाय बेची, कभी कहते हैं मैंने 25 साल भिक्षा मांग के खाई। तो इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और यहाँ पर आकर छत्तीसगढ़ में जो भाषण देकर गए हैं और कल जो एक जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया उस विषय में भी बोल दूं कि एक पढ़ने वाला बच्चा होता है, वो जब आगे की बेंच पे बैठ के एग्जाम में लिखते रहता है तो पीछे से कोई नकल करता है उसकी। तो नकल करने के लिए भी भाई साहब अकल चाहिए। हमारी जो घोषणा है, जो हमारी गारंटियां लगातार हम पिछले 15 दिनों में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, भूपेश जी ने जो लगातार गारंटियों की घोषणा की, उसकी कॉपी करने का काफी हद तक प्रयास किया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को ये कहे कि वहां पर चप्पल देंगे बोला। तो मैं बता दूं आपको शायद जानकारी नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चप्पल बांटते थे, उनको आदिवासियों को एक चप्पल 5 नंबर की और एक चप्पल 7 नंबर की देते थे। अच्छा। ऐसा वहां पर मजाक किया। और चलिए अच्छा ठीक है, अब आपकी घोषणाएं, आपके वादे और इनके वादे अब सब लोगों के बीच में क्या बता रहा है, लोगों का मिजाज क्या बन रहा है। एक मैं आपके सामने अब सर्वे खोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ की 64 सीटों वाला ये केंद्रीय जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, इसका सर्वे आपके सामने रख रहा हूं। बिलासपुर, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, सारे इलाके इसके अंदर आते हैं। 2018 में कांग्रेस ने यहां पर 43 सीटें जीती थी, बीजेपी को मिली थी केवल 14 सीटें। इस बार क्या होने जा रहा है, क्या देख रहा है सर्वे लोगों की निगाह से, वो मैं आपके सामने अब रख रहा हूं। 64 सीटों का सेंट्रल छत्तीसगढ़ का सर्वे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में आज की परिस्थिति में 27 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई देती है और ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है 2018 की तुलना में। 14 सीटें ज्यादा 2018 से है इस क्षेत्र में। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में भी नंबर 1 पार्टी बनकर 34 सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है। और आप देखिए, इसी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वे आपके सामने आ चुका है। 90 सीटों का सर्वे, 52 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है, 35 भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं, अन्य जीत सकते हैं। तो एक बार फिर मतलब साफ है, 46 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। उससे ज्यादा 6 सीटें ज्यादा और कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है। मतलब एक बार फिर दूसरी बार लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है और 15 साल राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है 10 बरस का ये वनवास कम से कम झेलना पड़े। ऐसा सर्वे को देख करके अभी लगता है। अब ये महादेव ऐप वाला मामला, भूपेश बघेल को 500 करोड़ रुपया मिला, इस किस्म के आरोप और आक्षेप, इनका कितना असर पड़ेगा, ये बीजेपी इसको कितना अपने कैंपेन में आगे बढ़ा पाती है, वो देखने लायक होगा। क्योंकि अभी चुनाव में पहले चरण में भले ही 3 रोज का वक्त है, लेकिन अभी आगे 15 दिनों के बाद ज्यादा सीटों पर वोट पड़ने हैं। वोट शेयर पर एक नजर डाल लेते हैं, तो इसमें आपको एक अंतर साफ स्पष्ट दिखाई देगा जो सीटों में भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को 45% वोट मिलता हुआ दिखता है, बीजेपी को 41% वोट। 4% वोट का गैप जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। और किसी भी चुनाव में ये अच्छा खासा गैप होता है और वो आपको सीटों में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। ये भी देख लीजिए कि पहले और दूसरे ओपिनियन पोल के अंदर कितना अंतर आया है दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस के बीच में। हमने 15 दिनों पहले आपको पहला ओपिनियन पोल दिखाया था, आज ये दूसरा ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। 21 अक्टूबर से 4 नवंबर आते आते कितना अंतर पड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ग्राफ में, ये आप देखेंगे अभी आपकी स्क्रीन पर वो अंतर आने जा रहा है। और बीजेपी के लिए चिंताजनक बात होगी कि इन 15 दिनों के अंदर बीजेपी नीचे जाती हुई दिखाई दी है। भारतीय जनता पार्टी जो उसको 3 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दिया हमें इन 15 दिनों के अंदर और 2 सीटों का इजाफा कांग्रेस की टैली में हो रहा है, 1 सीट का इजाफा अन्य के खाते में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लिए मनीष जी थोड़ी सर्वे तो बता रहा है चिंताजनक परिस्थिति है, फिर कहूंगा इसमें महादेव ऐप वाला मामला नहीं है इस सर्वे के अंदर, लेकिन अदरवाइज देखें तो आपका ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है, ये सर्वे में लोगों की राय कैद हुई। देखिए सौरभ जी, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं और सर्वे भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, इसलिए आपके आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन केवल महादेव ऐप ही हमारे सर्वे, आपके सर्वे में शामिल नहीं है ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ
हमारा घोषणा पत्र भी शामिल नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल जिस ठीक। पार्टी ने घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया है, वो पार्टी आरोप लगा रही कि हमने नकल कर लिया। इसी से आप हमारे घोषणा पत्र की ताकत समझ सकते हैं कि हमारे घोषणा पत्र की जो ताकत है उससे कांग्रेस घबराई हुई है। कल इनके मुख्यमंत्री भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भाजपा ने नकल कर लिया। भैया, जब आपका घोषणा पत्र जारी ही नहीं हुआ तो किसकी नकल हमने कर लिया? देखिए, मैं दूसरी बात कहता हूं कि जो कल की घटना है ईडी की, ये सीरीज ऑफ करप्शन है। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी पहले कोयला घोटाले में भी पकड़े गए और आज तक जमानत नहीं हुई है। कल जो आरोपी पकड़ा गया है और जो प्रवक्ता कांग्रेस के लगातार ये कह रहे हैं चैनल पर बैठ के कि सौरभ जी मैंने आपको 5 करोड़ दिया, भाजपा के प्रवक्ता को 5 करोड़ दिया, ऐसे नहीं प्रूफ होता। असीम दास के पास और उसके निशानदेही से 5 करोड़ 39 लाख नगद बरामद हुए हैं और वो व्यक्ति कह रहा है भूपेश बघेल शामिल हैं इस चोरी में। और इस चोरी में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के नौजवानों की नौकरियां भी लूटी है, आदिवासियों के सपनों को तोड़ा है उन्होंने, और साथ ही साथ इस छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला होता है और लालू के चारा घोटाला से प्रेरणा लेके गोबर घोटाला करती है कांग्रेस यहाँ। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां घोटाले नहीं हुए हो। और कल की जो ईडी की कार्रवाई है वो मोहर है कि भूपेश सरकार भ्रष्ट है और मुख्यमंत्री शामिल है। और चलिए ठीक है, मैं पूरे विश्वास से जैसे कहा ना, अब तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, खास तौर पर जो लोकल लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, कि इस मुद्दे को आप लोग जनता के बीच में कितना बड़ा मुद्दा बना पाते हैं। ठीक है, ईडी ने आरोप लगाया, आपके हाथ तो एक हथियार लग गया, इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं तो आपके ऊपर, और ये कांग्रेस पार्टी को देखना होगा कि उसको डैमेज कैसे नहीं होता इस मामले का। बहरहाल हर सर्वे में एक सवाल जरूर होता है चेहरों को लेकर के कि आप क्या समझते हैं किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, या आपकी नजर में कौन बेहतर मुख्यमंत्री का चेहरा साबित होगा। तो इसका जवाब भी आप देख लीजिए। 5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रह लिए हैं, 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी के। आज की परिस्थिति में 45% लोग मानते हैं कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होने चाहिए, 34% लोग डॉक्टर रमन सिंह का नाम लेते हैं और केवल 6% लोग टीएस सिंहदेव कांग्रेस पार्टी के, अरुण साव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका केवल 5% लोग नाम दे रहे हैं। तो लड़ाई तो केवल डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल के बीच में है, लेकिन उसमें भी आप देखिए 10% से ज्यादा का गैप आपको भूपेश बघेल के पक्ष में दिखाई देता है। अब एक और रोचक सवाल पूछा गया इस सर्वे में कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, इसका फायदा किसको मिला, आप क्या समझते हैं? 54% लोग ये मान रहे हैं कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला है। मतलब अगर रमन सिंह को या किसी और को चेहरा बनाया होता, ये बताया होता कि हम जीते तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता, ऐसा ज्यादातर लोगों को लगता है। तो क्या ये कहीं कोई चूक है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में? एक क्विक कमेंट में संजीव जी का और हर्षवर्धन जी का चाहूंगा। संजीव जी पहले। नहीं, मुझे लगता है कि अगर वो कोई चेहरा प्रोजेक्ट करते तो उसका लाभ होता बीजेपी को। लेकिन बीजेपी की छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रॉब्लम ये थी कि रमन सिंह एक लोकप्रिय चेहरा नहीं है स्थानीय तौर पे। उनको उनके 15 साल के शासन के बाद जब वो हटे थे तो कई तरह के आरोप उनपे और मुख्यमंत्री कार्यालय के आला अधिकारियों पे लगे थे और उनकी छवि काफी धूमिल हो गई थी, अगर मैं अंडरस्टेटमेंट की तरह कहूं तो। फिर और दूसरा कोई वैकल्पिक चेहरा बीजेपी डेवलप नहीं कर पाई। जैसे आपका सर्वे बता रहा है कि सिर्फ 5% लोगों का मत जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी उनके फेवर में थी। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई बीजेपी के लिए बड़ी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कि पुराने मुख्यमंत्री का चेहरा जनता में उस तरह का अट्रैक्शन पैदा नहीं कर रहा था और मोदी जी अपने चेहरे पे विधानसभा में एक सीमा के आगे पार्टी को नहीं ले जा सकते। उसके बावजूद उन्होंने रमन सिंह को लास्ट मिनट में उसको टिकट दिया और थोड़ा प्रोजेक्शन हुआ, उसकी वजह से थोड़ा बहुत फाइट में आए, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा बहुत नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है। चलें ठीक सर, राजस्थान पर बढ़ना होगा मुझे, उससे पहले जरा इसका एक जवाब हर्षवर्धन जी का भी आ जाए। भारतीय जनता पार्टी को सर्वे के नतीजे ऐसा बताते हैं अगर कोई फेस दिया होता मुख्यमंत्री का तो फायदा होता। नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रांग लीडरशिप, जिसको हम कहते हैं ना कि लोकल लीडरशिप, स्थानीय चेहरा, वो देना ही चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने भारतीय जनता पार्टी लड़ती नहीं दिखी।
इतने मुद्दे रहे, इतने बार लगा कि आंदोलन कर सकते हैं, वहां कहीं दिखी नहीं। रमन सिंह भी चुपचाप बैठ गए, 15 साल के बाद उनको जनता ने बुरी तरह से हराया, लेकिन आप नेता होते तो खुद खड़े होते। अंतिम समय में अमित शाह वहां जाकर उसको तेज करने की कोशिश करते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि कोई पार्टी इतने समय तक क्यों शांत रही, वो परिणाम दिख रहा ओपिनियन पोल में। चलें ठीक, मनीष जी, नितिन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ का सर्वे बता रहा है कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बन सकती है।